Hello everyone, this is your sir Aditya Vadva and welcome to our channel High on पढ़ाई. So let us get high on पढ़ाई. और हम लोग अपना टॉपिक अपना यूनिट बेसिकली अगर मैं बात करूं कॉस्टिंग के अंदर कर रहे थे कॉस्ट शीट. तो कॉस्ट शीट के बारे में हमने समझा था लास्ट वीडियो के अंदर. अब इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लाया हूं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस और छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स. तो देखते हैं कॉन्सेप्ट्स को भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस को भी. आई होप आपको ये लेक्चर समझ आ रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं. अगर आपको समझ आ रहे हैं तो डू कमेंट डाउन बिलो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करो अगर आपको लग रहा है काम का है बिल्कुल भी. तो कॉस्ट शीट के क्वेश्चन करने से पहले छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स देख. कॉस्ट शीट में क्या क्या नहीं लिया जाता, तो फटाफट से पेन उठाओ, रजिस्टर उठाओ एंड जस्ट राइट इट डाउन. आइटम्स टू बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम कॉस्ट शीट. क्या क्या चीज़ें नहीं लेनी होती. सबसे पहले हमें क्या नहीं लेना होता, देखो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स. जो हम प्रॉफिट्स कमा के लाते हैं उन प्रॉफिट्स को जब हम बांटते हैं तो जो बंटवारा हो रहा है प्रॉफिट का उसको कॉस्ट शीट में नहीं लिया जाता. हमने कोई भी प्रॉफिट कमाया, याद करो अपने पुरानी क्लासेस, अपनी सीनियर क्लासेस जब होती थी स्कूल में, 12th क्लास 11th क्लास, एप्रोप्रिएशन आपको याद आएगा. एप्रोप्रिएशन में क्या करते थे, डिस्ट्रीब्यूशन होता था. किस चीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन होता था, प्रॉफिट का. पार्टनर्स को देते थे, सैलरी भी देते थे, कमीशन भी देते थे, आईओसी भी देते थे, बहुत सारी चीज़ें देते थे. तो यहाँ पर जो भी कंपनी ने प्रॉफिट कमाया उसका सिर्फ अगर हम एप्रोप्रिएशन कर रहे हैं, दोज आर नॉट टू बी टेकन. तो सबसे पहला हेड हमारे पास आ जाएगा एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स. एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन. और इसके अंदर आती क्या क्या चीज़ें हैं, लेट अस सी. तो इसके अंदर हमारे पास आता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स में ट्रांसफर टू रिजर्व. ट्रांसफर टू रिजर्व. यदि इन प्रॉफिट्स में से हम कोई डोनेशंस करते हैं तो हमारे पास डोनेशंस भी कॉस्ट शीट का पार्ट नहीं बनती. और ऑब्वियसली बात आप खुद सोचो, यहाँ पर अगर मैं रिजर्व में कुछ भी ट्रांसफ़र कर रहा हूँ उसका मेरे प्रोडक्ट की कॉस्ट से क्या लेना देना. अगर मैं किसी को कुछ डोनेशंस कर रहा हूँ, चैरिटी कर रहा हूँ, उसका मेरी प्रोडक्ट की कॉस्ट से क्या लेना देना, उसका भी कुछ लेना देना नहीं है. और प्रॉफिट को किसे देते हैं, अगर पार्टनरशिप है तो पार्टनर्स को जाता है. अगर शेयर कंपनी है तो शेयर होल्डर्स के पास जाता है. शेयर होल्डर्स के पास क्या जाता है, डिविडेंड. तो इनको हम लोग देते हैं डिविडेंड. फिर हमारे पास प्रॉफिट्स का और कौन हिस्सा मांगने आ जाता है, सरकार बैठी हुई है, गवर्नमेंट बैठी हुई है, वो तो हाथ धो के पीछे पड़ी हुई है आपके पैसे के. तो गवर्नमेंट तो चाहती है आप भर भर के टैक्स दो उन्हें. तो यहाँ पर हमारे पास इनकम टैक्स वाले आ जाएंगे टैक्स मांगने. एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ, ये लिस्ट चलती रहती है. बस आपने क्या समझना है, जहाँ पर भी प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है उन सारी चीज़ों का हमारी प्रोडक्ट की कॉस्ट से कुछ भी लेना देना नहीं है. अच्छा हाँ, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर, राइटिंग ऑफ गुडविल, पेटेंट्स, या फिर हमारे पास प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस. पेटेंट्स रहने दो. राइटिंग ऑफ गुडविल, जो हमारे पास एग्जिस्टिंग गुडविल होती है, जो परचेज गुडविल होती है जिसे हम राइट ऑफ करते हैं, वो हमें नहीं लेना होता है. यहाँ पर हमें प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस नहीं लेने होते. प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं, जो इनकॉर्पोरेशन से पहले के एक्सपेंसेस होते हैं. फिर हमारे पास बहुत सारे ऐसे आते हैं लॉसेस ऑन इशू ऑफ, या एक्सपेंसेस या लॉसेस वर्ड आप यूज़ कर सकते हो. एक्सपेंसेस या लॉसेस ऑन इशू ऑफ शेयर्स या डिबेंचर्स, जो भी आप ये कर रहे हो, इनका भी हमारी प्रोडक्ट की कॉस्टिंग से कुछ लेना देना नहीं होता. फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इनका इंपॉर्टेंस है, बट कॉस्ट अकाउंटिंग में इनका हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट से कुछ भी मतलब नहीं है. यहाँ पर सेकंड पॉइंट पे आ जाते हैं हम लोग. सेकंड पॉइंट पे हमारे पास आते हैं यहाँ पर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. ये भी हम लोगों को नहीं लेने होते. नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में अगर मैं बात करूं, हमारे को जो लॉस होता है यहाँ पर, कौन सा लॉस, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स. ये जो नुकसान हो रहा है, हमने कोई भी फिक्स एसेट बेचा, उसके ऊपर हमें नुकसान हुआ, तो इस नुकसान को हम लोगों को यहाँ पर कॉस्ट शीट में नहीं लेना. अगर मान लो यहाँ पर आग लग जाती है, आग लग जाएगी तो भी हमें नहीं लेना. तो ये भी हमारा कैसा है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है. लॉस बाय फायर और थेफ्ट. कई बार हम लोगों को यहाँ पर फाइन्स एंड पेनल्टीज देनी पड़ती है.
हम कोई भी रूल का उल्लंघन कर देते हैं, कोई भी रूल को ब्रीच करते हैं, तो यहाँ पर हमें फाइन्स एंड पेनल्टीज देनी पड़ेगी। और क्या होता है, और हम लोगों को यहाँ पर इंटरेस्ट पेमेंट्स देनी पड़ती है, इंटरेस्ट पेमेंट्स ऑन मनी बोरोड, मनी बोरोड। तो जो हमने मनी बोरो करी इधर बाय द वे ऑफ डिबेंचर्स, लोन, या कैसे भी हमने जो बोरो किया पैसा, उसके ऊपर जो हमें इंटरेस्ट पेमेंट्स देनी पड़ती हैं, वो भी हमारे पास यहीं पर आ जाता है। फिर लास्ट है हमारे पास नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। ये भी हमें कॉस्टिंग के अंदर नहीं लेना होता, नहीं कंसिडर करना होता, जैसे कि गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, ये आपको लेने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। और आगे बढ़ते हैं हम लोग, और इसके अंदर क्या क्या आ सकता है आप सोचो। आपको यहाँ पर रेंट रिसीव्ड, आपने अगर कोई बिल्डिंग दे रखी है उस पर आपको रेंट आ रहा है, या फिर आपने कोई इन्वेस्टमेंट करी हुई है उसके पास, उसके ऊपर आपको डिविडेंड आ रहा है, यदि आपने कहीं एफडी करी हुई है तो उसके ऊपर आपको क्या आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड भी आपको यहाँ पर नहीं लेना है। और क्या आएगा हमारे पास यहाँ पर, यदि कोर्ट से हमें कोई, हम कोई केस चल रहा था हमारे खिलाफ और कोर्ट हमें बोल देता है कि भाई आपको कुछ मिलेंगे यहाँ पर, तो जो भी पैसा हमें मिलेगा वो भी हमें यहाँ पर नहीं लेना, उसका भी हमारा कॉस्टिंग से कुछ लेना देना नहीं है। कई बार कंटिंजेंट लाइबिलिटीज़ होती हैं, कोर्ट केस चल रहा होता है तो हमें पे ऑफ करनी होती हैं, तो वो भी नहीं लेते हम लोग। इधर लिख लो ऊपर, अगर एक्सपेंस बन के आ गई कंटिंजेंट लाइबिलिटी हमें देना पड़ा, तो वो भी नहीं करेंगे हम लोग यहाँ पर, उसको भी इंक्लूड नहीं करते। कंटिंजेंट लाइबिलिटीज पेड, या फिर हम लिखेंगे डैमेजेस रिसीव्ड थ्रू अ कोर्ट, डैमेजेस रिसीव्ड थ्रू अ कोर्ट ऑफ लॉ, रिसीव्ड थ्रू अ कोर्ट ऑफ लॉ। तो ये सारी चीज़ें जो हमारे पास हैं ये हमें यहाँ पर नहीं लेनी होती। एक और चीज़ लिख लो बस लास्ट, ट्रांसफ़र फ़ी रिसीव, यदि हमें ट्रांसफ़र फ़ी मिले कहीं से, ट्रांसफ़र फ़ी रिसीव्ड, ये सारी ना हमारी कमाइयाँ हैं। और ये कैसी कमाइयाँ हैं हमारे पास, ये हमारे पास सारी की सारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स हैं, एंड वी डू नॉट हैव टू टेक दिस। ठीक है, तो हम लोग ये सारी चीज़ों को नहीं लेंगे, हम इस चीज़ का खासा ध्यान रखेंगे। तो आ जाओ चलते हैं हम लोग नीचे, अब क्वेश्चंस करते हैं अपने। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा, कहता है स्टॉक ऑफ मटेरियल एज ऑन, वो थोड़ा सा प्रिंटिंग एरर था तो मैंने उसके ऊपर ओवर राइट करा हुआ है। तो स्टॉक ऑफ मटेरियल एज ऑन 31 मार्च 2019 है ये, दैट मीन्स हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक है। फिर हमारे पास और भी सारी चीज़ें हैं, हम लोगों को यहाँ पर कॉस्ट शीट बनानी है, तो बनाते हैं कॉस्ट शीट और एक एक आइटम को पुट करते हैं। नीचे कहता है कॉस्ट शीट बनाओ, और उसके बाद कहता है मटेरियल यूज निकालो, प्राइम कॉस्ट, वर्क्स ओवरहेड एंड इट्स परसेंटेज ऑन वेजेस, क्या क्या है देखेंगे। सीए इंटर का क्वेश्चन है और अडाप्ट किया हुआ है, अडाप्टेड क्वेश्चन है सीए इंटर में। तो देखते हैं, लेट अस स्टार्ट विद इट। तो हम लोगों को सबसे पहले अपना फॉर्मेट बनाना है। तो फॉर्मेट बनाने के लिए कॉस्ट शीट का स्केल पेंसिल उठाओ, लाइन खींचो, और यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो कॉस्ट शीट फॉर्मेट में कुछ भी नहीं है, बड़ा सिंपल सा इजी सा फॉर्मेट है इसका, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले मेरे को क्लोजिंग स्टॉक दिया है, फिर ओपनिंग स्टॉक दिया है। मेरे को सबसे पहले बेसिकली निकालना क्या है सर, प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में क्या क्या जाएगा, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। तो सबसे पहले इनकी तलाश करते हैं, जैसे जैसे मिलते रहेंगे इनको हम लोग टिक करते रहेंगे पेंसिल। तो मेरे पास यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक मेरे को दिखाई दे रहा है, तो ओपनिंग स्टॉक लिख लेता हूँ 1,00,000 रुपये। बिगनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल या फिर ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। एक चीज़ ध्यान रखना, प्राइम कॉस्ट जब भी निकालो हमारे पास तीन चीज़ें होती हैं इन्वेंट्री के अंदर, क्या क्या, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश्ड गुड्स। हम प्राइम कॉस्ट के अंदर क्या लेते हैं, रॉ मटेरियल लेते हैं, जो भी हमारा कच्चा माल हमारी मशीनों में जा रहा है। अब क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर सर मेंशन नहीं था, यहाँ तो सीधा लिखा है स्टॉक ऑफ मटेरियल और सीधा लिखा है परचेज ऑफ मटेरियल, हम कैसे मान लें ये रॉ मटेरियल है। बेटा देखो, अगर वर्क इन प्रोग्रेस होता तो स्पेसिफिकली लिखा होता है वर्क इन प्रोसेस, फिनिश गुड्स होता तो भी लिखा होता है। यदि कुछ नहीं लिखा तो हम इसको क्या मान के चलेंगे, रॉ मटेरियल। हम कौन सा माल खरीदते हैं एज अ यूनिट, मैं क्या माल खरीदूंगा तो वही माल जिसके ऊपर अभी मैं प्रोसेसिंग करूंगा, मैन्युफैक्चरिंग करूंगा, यानी कि मैं कच्चा माल ही खरीदता हूँ। और क्वेश्चन में खाली मटेरियल्स की बात हो रखी है और कुछ है ही नहीं हमारे पास। अगर आप ओवरऑल क्वेश्चन देखोगे, कहीं पे फिनिश्ड इन्वेंट्री नहीं लिखा, कहीं पे वर्क इन प्रोसेस नहीं लिखा, तो मेरी अजम्पशन यहाँ पे क्लोजेस्ट यही रहेगी कि ये रॉ मटेरियल्स की ही बात की जा रही है।
तो 1 लाख रुपए का हमारे पास ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल्स ये लिख लेते हैं, दिस इज़ 1 लाख। फिर इसके अंदर हम लोगों को ऐड करना होता है क्या, परचेजेस। और परचेजेस कितने की है भाई, क्वेश्चन में परचेजेस है 8,03,290। तो दिस इज ऑल्सो डन, 8,03,290। चलो जी। और क्या हमारे पास, और मेरे पास है क्लोजिंग स्टॉक, बट क्लोजिंग स्टॉक से पहले मेरे को परचेजेस की टोटल अमाउंट निकालनी है। परचेजेस की टोटल अमाउंट के अंदर क्या क्या जाता है, कैरेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड। मैंने माल खरीद रहा हूँ तो डिलीवरी चार्ज भी लग रहा है, मेरे को कैरेज का भी पैसा देना पड़ रहा है। तो जो कैरेज का पैसा है वो कहाँ जुड़ जाता है, वो परचेजेस की कॉस्ट में ही जुड़ जाता है। अगर मैं कहूँ कि यार मेरे को ना 10 किलो माल मंगाना है और 10 किलो माल आ रहा है मेरा 1 लाख रुपए का, अब उसके ऊपर जो भेजने वाला इंसान है वो कहता है भाई साहब 5,000 रुपये डिलीवरी चार्ज लूंगा, तो मेरे को तो 10 किलो माल 1,05,000 रुपये का पड़ा ना। तो जो 5,000 रुपये वो कैरेज के ले रहा है वो माल की कॉस्ट में ही ऐड हो जाता है हमारे पास। तो यहाँ पर हमारे पास कैरेज इनवर्ड है 4,500 का, तो ये भी ले लूँगा, ये भी इसके अंदर मुझे ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड कर दो कैरेज इनवर्ड। अच्छा, और अमाउंट्स आप आउटर कॉलम में लिखो इनर कॉलम में लिखो, इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अल्टीमेटली आपके स्टेप बाय स्टेप आंसर ठीक होने चाहिए, टोटलिंग मैच करनी चाहिए। अब सर कैरेज आउटवर्ड भी लिखा है, देखो कैरेज इनवर्ड जो होता है, इनवर्ड होता है मेरे पास परचेजेस से रिलेटेड खर्चा, आउटवर्ड होता है सेल से रिलेटेड खर्चा। जब माल बेचते हैं हम सेल करते हैं तो कैरेज आउटवर्ड जाता है, तो ये हमारे पास सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस में जाएगा, इधर हमारे पास नहीं आएगा। इनवर्ड और आउटवर्ड में यही फ़र्क है। जितने भी मेरे एक्सपेंसेस ऑन परचेजेस होते हैं ऑल दोज आर माय डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जितने भी मेरे एक्सपेंसेस ऑन सेल्स होते हैं ऑल दोज आर माय इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। भले ही लिखना है तो आप ये चीज़ लिख भी सकते हो, एक्सपेंसेस ऑन परचेजेस मेरे सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, और एक्सपेंसेस ऑन सेल्स मेरे सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं हमारे पास। मैंने इनडायरेक्ट की स्पेलिंग गलत लिख दी, ये लिखना भूल गए, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो ये हमारे पास इनडायरेक्ट आ जाते हैं और डायरेक्ट आ जाते हैं। आई होप आपको पता लगा, क्योंकि जब सेल कर रहे हैं, सेल से रिलेटेड जो भी खर्चा करना पड़ रहा है, हम लोगों को यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ रही है, मार्केटिंग करनी पड़ रही है, माल भिजवाना पड़ रहा है। अमेजोन क्यों कामयाब है, क्योंकि अमेजोन आपको देता है 1 डे डिलीवरी, फ्री डिलीवरी। तो यहाँ पर उसका खर्चा लगता है, ऐसा नहीं है कि अमेजोन के लिए फ्री है, आपके लिए फ्री है बट अमेजोन के यहाँ पे खर्चे लग रहे हैं। तो अमेजोन उस हिसाब से अपना एक खर्चे में डालेगा कैरेज आउटवर्ड, और कौन से खर्चे में, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। और आगे आ जाते हैं अब हम लोग। तो मेरे ख्याल से और तो कुछ भी नहीं है यहाँ पर इससे रिलेटेड, परचेजेस से रिलेटेड। तो मेरे को तो कुछ नहीं दिख रहा। अब सीधा हम अपना क्लोजिंग स्टॉक लेते हैं और क्लोजिंग स्टॉक को भी करते हैं भाई। 70,000 रुपये का हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक है यहाँ पर। तो क्लोजिंग स्टॉक तो हमें लेस करना होता है, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल्स। क्लोजिंग स्टॉक आ जाता है हमारे पास 70,000 रुपये का, 70,000 रुपये का। ये हमने सारे के सारे डायरेक्ट मटेरियल के खर्चे ले लिए। अब यहाँ पर हम लोगों को लेना है डायरेक्ट एक्सपेंसेस या डायरेक्ट लेबर जो हमारे पास आती है। तो लेट अस फाइंड इट आउट। नहीं भी फाइंड आउट करना चाहते, पहले क्वेश्चन में पेंसिल से मार्क करना चाहते हो, यू कैन डू दैट एज वेल, उससे ज़्यादा ईजी हो जाता है। जैसे कि ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस दे रखा है, ये किससे रिलेटेड होते हैं हमारे, ये भी हमारे पास सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जाते हैं। तो पहले आप लोग यहाँ पर ना लिख लो इनको, जैसे कि भाई ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में चला गया हमारा ट्रैवलिंग एक्सपेंस। फिर कैरेज आउटवर्ड बताया, जैसे कि आपको ये कहाँ पर जाता है हमारे पास, ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जाता है। जितने भी खर्चे मेरे सेल से रिलेटेड होंगे ये हमारे पास सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में चले जाते हैं। ड्रॉइंग ऑफिस सैलरीज, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, समथिंग वेरी डिफरेंट। सब बच्चों को ऑफिस सैलरीज वर्ड पढ़ते ही लगेगा यहाँ पर कि सर ये तो हमारे पास कहाँ पर जाना चाहिए, ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड्स में जाना चाहिए। बट ये वो नहीं है, कॉस्टिंग की लैंग्वेज थोड़ी सी डिफरेंट है यहाँ पर। तो डिफरेंट लैंग्वेज को मैं आपको समझाता हूँ जहाँ पर कोई नई चीज़ आएगी। तो ड्राइंग ऑफिस सैलरीज का मतलब है ऐसी चीज़ जो कि हमारी हेल्प करती है ऑफिस की सैलरीज ड्रॉ करने में। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट, ऐसी कोई चीज़, ऐसा कोई एक्सपेंस काइंड ऑफ हमारे पास जिसकी वजह से हम लोग ऑफिस की सैलरी निकाल पाएँ, ड्रॉ कर पाएँ। तो यहाँ पर ये क्या होता है, आपको मैं एग्जांपल देता हूँ एक। मैं आज कोका कोला कंपनी के पास जाता हूँ, मैं कहता हूँ मेरे को ना आपकी जो बॉटल है वैसी एक बॉटल का डिज़ाइन क्रिएट करना है, सेम मैं आपकी बॉटल का डिज़ाइन यूज़ करना चाहता हूँ और मैं इसके अंदर अपनी कोई ड्रिंक बेचना चाहता हूँ।
कोका कोला कंपनी कहेगी ठीक है, आप एक काम करो, आप हमसे लाइसेंसिंग डील कर लो, आप जितनी भी बॉटल्स बनाओगे आप हमें उसके ऊपर रॉयल्टी देते रहना, पर बॉटल आप हमें 1 रुपया दे देना रॉयल्टी। तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, ये जो मैं पैसा दे रहा हूँ किसके लिए दे रहा हूँ, प्रोडक्शन के लिए दे रहा हूँ, और इस प्रोडक्शन की वजह से यहाँ पर मेरे पास जो ऑफिस की सैलरीज मैं ड्रॉ कर पाऊंगा कल को सेल करके, तो ये हमारे पास फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर जाता है। इसके अंदर आता क्या बेसिकली ड्रॉइंग ऑफिस सैलरीज के अंदर, इसके अंदर हमारी रॉयल्टीज आती हैं या ऐसी कोई कॉस्ट आती हैं जो प्रोडक्शन के अंदर जाती है हमारी। तो दिस इज नॉट रिलेटेड टू ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, दिस इज मेजरली रिलेटेड टू फैक्ट्री ओवरहेड। अब हमारी गाड़ियां बनती हैं, गाड़ियों का सबसे पहले क्या क्रिएट होता है, डिज़ाइन क्रिएट होता है। भले ही वो डिज़ाइनर ऑफिस में बैठ करके डिज़ाइन क्रिएट करे, बट अल्टीमेटली ये है क्या, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट है। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का भी कैसा पार्ट है, फैक्ट्री का पार्ट है ये, क्योंकि फैक्ट्री के पास जब तक डिज़ाइन नहीं होगा तब तक फैक्ट्री में प्रोडक्शन नहीं स्टार्ट होगी, तब तक फैक्ट्री में काम स्टार्ट नहीं होगा। तो फैक्ट्री नीड्स दिस डिज़ाइन, और ये डिज़ाइन जो बना रहा है उसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं ड्राइंग ऑफिस सैलरीज। तो अभी के लिए इसको आप याद कर लो, ये क्या है हमारे पास, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स। फिर आ जाता है डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट। प्लांट किधर होता है हमारे पास, सर प्लांट भी हमारे पास यहाँ पर फैक्ट्री में होता है। फैक्ट्री ओवरहेड्स नाम से क्लियर है। नेक्स्ट, फैक्ट्री रेंट, रेट्स एंड इंश्योरेंस, दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स। ऑफिस रेंट, रेट्स एंड इंश्योरेंस, ये ऑफिस का खर्चा है हमारे पास। जहाँ पर फैक्ट्री और ऑफिस वर्ड लिखा है वो तो पता ही है सबको, बट एक टर्म ऐसा आया था अभी ड्राइंग ऑफिस सैलरीज जहाँ पर हम ऑफिस वर्ड पढ़ते ही ऑफिस एंड एडमिन कर रहे थे, बट सिंस आई टोल्ड यू इट्स अ पार्ट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स। शोरूम एक्सपेंसेस, शोरूम एक्सपेंसेस कहाँ जाएंगे, ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सर क्यों जाएंगे, ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में बेटा सिर्फ इसलिए जाएंगे जस्ट बिकॉज हमने शोरूम लिया। क्यों लिया, हम चाहते तो गोडाउन भी ले सकते थे, हम चाहते तो कोई पुरानी पिछली गली में दुकान भी ले सकते थे, वहाँ पर एक ऑफिस भी ले सकते थे, बट हमने पर्टिकुलरली शोरूम लिया। शोरूम में लोग आते हैं और सामान खरीदते हैं, तो शोरूम का जो खर्चा है वो सेल से रिलेटेड खर्चा है हमारे पास। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, प्रोडक्टिव वेजेस पेड। प्रोडक्टिव वेजेस किसको दी जाती हैं, प्रोडक्टिव वेजेस उस लेबर को दी जाती हैं जो प्रोडक्शन करती है। दैट मीन्स ये हमारे पास डायरेक्ट लेबर, दिस विल बिकम अ पार्ट ऑफ डायरेक्ट लेबर। रिपेयर्स ऑफ मशीन, प्लांट एंड टूल। प्लांट, मशीन और टूल्स को हम लोग यहाँ पर रिपेयर्स करा रहे हैं, तो रिपेयर्स करा रहे हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये फैक्ट्री ओवरहेड्स का पार्ट बन जाएगा। फैक्ट्री में होते हैं हमारे पास ये। एक्सपेंसेस ऑफ स्टेशनरी, स्टेशनरी का खर्चा। स्टेशनरी तो सर ऑफिस में यूज़ होता है, पेन पेपर स्टेपलर, फैक्ट्री में भी यूज़ हो सकता है, बट देखो जब तक हमें मेंशन ना हो कहाँ की चीज़ है तब तक हम क्या मान के चलेंगे, जो भी हमें लगेगा रेलेवेंट है। भाई स्टेशनरी में मान के चलूंगा फैक्ट्री में बहुत कम यूज़ होती होगी, ऑफिस में बहुत ज़्यादा यूज़ होती होगी, मे बी शोरूम में भी यूज़ होती हो, सेल्स डिपार्टमेंट भी यूज़ करता हो, बट नाम से क्या लग रहा है कि ऑफिस वाली ज़्यादा रिलेवेंट है, ऑफिस से ज़्यादा जुड़ा हुआ है। तो अगर मैं बोलूँगा परमिंदर, विद नो ऑफेंस टू एनी कास्ट, अगर मैं बोलूँ परमिंदर, तो मैं पूछूं कौन सा, कहाँ कौन से स्टेट का लग रहा है ये इंसान, भले ही दिल्ली में रहता हो परमिंदर, लेकिन हम क्या बोलेंगे सर पंजाब का लग रहा है नाम से। तो यहाँ पर जब तक मेंशन नहीं होगा क्लियरली हम अपनी अजम्पशंस लगाएंगे, एंड अजम्पशंस विद सम लॉजिक, विदाउट लॉजिक नहीं, लॉजिक के साथ कुछ कुछ अजम्पशन जाएंगे हमारी। ट्रैवलर सैलरीज एंड कमीशन, ट्रैवल कौन करता है, ट्रैवल करते हैं सेल्समैन, तो ये भी हमारे पास सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट। डेप्रीसिएशन ऑन ऑफिस फर्नीचर, ये तो ऑफिस का सामान है तो ऑफिस एंड एडमिन का पार्ट बनेगा। डायरेक्टर्स फीस, डायरेक्टर की फीस ये जाएगी हमारे पास ऑफिस एंड एडमिन में। नीचे ना एक लाइन दे रखी है, इसको प्लीज़ अवॉइड मत करना, मैनेजर डिवोट्स 2/3 ऑफिस टाइम टू द फैक्ट्री। तो अगर मैनेजर से रिलेटेड अभी कोई आगे खर्चा आएगा तो 2/3 हम फैक्ट्री को अलॉट कर देंगे और 1/3 हम किसको दे देंगे, यहाँ पर 1/3 विल गो टू द ऑफिस। फ्यूल, गैस एंड वाटर, अगेन गैस एंड वाटर सब जगह यूज़ हो सकता है, शोरूम में भी, ऑफिस में भी, फैक्ट्री में भी, बट क्लोजली रिलेटेड क्या है इससे, फैक्ट्री। कि भाई ये सारा जो सामान है, ईंधन, फ्यूल को क्या कहते हैं, ईंधन, ये जो ईंधन है, ये जो हमें ऑयल है, ये जो पेट्रोलियम चाहिए होता होगा वहाँ पर फैक्ट्री में चाहिए होता होगा। मैनेजर सैलरी आ गया, मैनेजर वाला पॉइंट, 2/3 जाएगी यहाँ पर ये हमारे पास, 2/3 will become part of factory overheads and 1/3 will become part of office and administration. इनकम टैक्स पेड, सर अभी आपने बताया एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है ये, इसको हम लोग कहीं पर भी नहीं लेंगे। इनकम टैक्स पेड विल गो नोवेयर, इसकी कोई जगह नहीं है कॉस्ट शीट में, ये हमारा कॉस्ट का पार्ट नहीं बनता है। डोनेशंस, ये भी एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स है, हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट का डोनेशन से कोई लेना देना नहीं है। यदि कोई कंपनी डोनेशन कर रही है तो उसके प्रोडक्ट की कॉस्ट इंक्रीज नहीं होगी, प्रोडक्ट की कॉस्ट में वही आइटम्स आएंगे जो उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए या उस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए ज़रूरी है। ऑफिस एक्सपेंसेस, अगेन दिस विल बिकम अ पार्ट ऑफ ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन।
एयर कंडीशनिंग चार्जेस, अब एयर कंडीशनर भी सब जगह हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पे क्लोजली रिलेटेड जो डिपार्टमेंट होगा इसका वो कौन सा होगा, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। देन कम्स लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस। लेबर कहाँ पर होती है सर, लेबर होती है फैक्ट्री में। लेबर काम करती है फैक्ट्री में मशीनों के साथ, उनके वेलफेयर का कोई भी एक्सपेंस होगा दैट विल गो अंडर फैक्ट्री ओवरहेड्स। फिर आता है हमारे पास आउटस्टैंडिंग प्रोडक्टिव वेजेस। प्रोडक्टिव वेजेस तो हमने पहले देखा था, प्रोडक्टिव वेजेस को हमने डायरेक्ट लेबर में डाला था। कुछ वेजेस हैं जो कि आउटस्टैंडिंग हैं यहाँ पर, एंड सिंस दोज वेजेस आर आउटस्टैंडिंग, इसका ये मतलब नहीं है कि हम देंगे नहीं या कॉस्ट में नहीं लेंगे। मैंने किसी को 1 लाख रुपए देने थे जिसने मेरी प्रोडक्शन में हेल्प करी है, जिसने प्रोडक्शन में काम करा डायरेक्टली। अब उस लेबर को मैंने 80,000 रुपये तो दे दिए, 20,000 उसके ड्यू है। मैंने कहा यार ले जाना 10 दिन बाद, 15 दिन बाद। कहता ठीक है बाबूजी मैं 15 दिन बाद ले जाऊंगा। सिंस अब वो 15 दिन बाद आएगा, इसका ये थोड़ी ना मतलब है मैं लूंगा नहीं इसको कॉस्ट शीट के अंदर। कॉस्ट शीट का तो पार्ट बनेगा, हम तो अक्रूवल कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं यहाँ पर। तो दिस विल बिकम अ पार्ट ऑफ डायरेक्ट लेबर। लास्ट में हम लोगों को दे रखा है सेल्स। सेल्स तो हम एंड में लेते हैं सो दैट हम प्रॉफिट निकाल पाएँ। सो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन। अब मैंने यहाँ पर ये सारी चीज़ें लिख ली हैं, अब मेरे लिए आसान हो जाएगा। चलो जी, तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल्स के बाद यहाँ पर हम ले लेंगे डायरेक्ट लेबर, और डायरेक्ट लेबर के अंदर हमारे पास क्या जाएगा, प्रोडक्टिव वेजेस और प्रोडक्टिव वेजेस आउटस्टैंडिंग। तो डायरेक्ट लेबर में प्रोडक्टिव वेजेस और प्रोडक्टिव वेजेस आउटस्टैंडिंग। प्रोडक्टिव वेजेस कितनी थी भाई, देख लेते हैं। जो जो होता जाएगा मैं उसको टिक करता जाऊंगा। प्रोडक्टिव वेजेस ये दिखी मेरे को 227, और आउटस्टैंडिंग प्रोडक्टिव वेजेस मेरे को दिखी 33,000। तो 2,27,000 और 33,000। मेरे पास और कोई डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है, केवल यही चीज़ें थी। तो यहाँ पर मेरे पास क्या निकल के आ जाएगी, मेरी प्राइम कॉस्ट। इधर हम लोग अपनी प्राइम कॉस्ट निकाल लेंगे। देखते हैं प्राइम कॉस्ट कितनी आ रही है, लेटेस्ट टोटल इट आउट। 1 लाख प्लस 8,03,290 प्लस 4,500 माइनस 70,000 प्लस 2,27,000 प्लस 33,000। दिस कम्स आउट टू 10,97,790। 10,97,790। कई बार ना आदत होती है मेरी भी और बच्चों की भी, ये 790 को 970 लिख देते हैं गलती से कॉपी करते हुए, भले ही कैलकुलेटर से कॉपी कर रहे हो। तो प्लीज़ इन छोटी छोटी कैलकुलेशंस का ध्यान रखना, मे बी मैं भी ये मिस्टेक कर सकता हूँ यहाँ पर, नॉट अ बिग डील। तो प्राइम कॉस्ट आ गई अपने पास। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आगे हमारे पास क्या है, अब फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर हमें ऐड करने होते हैं फैक्ट्री या फिर वर्क्स ओवरहेड। तो लेट अस ऐड दीज। यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग, अब ढूंढते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स। सबसे पहला फैक्ट्री ओवरहेड मेरे को जो दिख रहा है, ड्राइंग ऑफिस सैलरीज, ये दिख रहा है। तो उसके बाद दिख रहा है डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट, इन दोनों को ही नोट करते हैं। 7,000 और 8,000। ड्राइंग ऑफिस सैलरीज। फिर आ जाएगा अपने पास डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट। ड्राइंग ऑफिस सैलरीज था 7,000, डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट था 8,000। और देख लेते हैं फिर हम, दिस इज डन। देन वी हैव फैक्ट्री रेंट रेट्स एंड इंश्योरेंस। ये भी हमारे पास फैक्ट्री ओवरहेड्स का पार्ट है, 11,200। फैक्ट्री रेंट रेट्स एंड इंश्योरेंस 11,200। ठीक, चलो जी। आगे फैक्ट्री ओवरहेड्स ये दिखा मेरे को एक और, रिपेयर्स ऑफ मशीन प्लांट एंड टूल 10,000। तो इसको भी लिख लेते हैं, पेयर्स ऑफ। अच्छा देखो, मेरे को ना पता नहीं होता कि मेरी लिस्ट कितनी लंबी बनेगी, तो मैं अगर एक एक करके आइटम ढूंढता और डालता तो मेरे पास मे बी कई बार जगह का क्रंच हो जाता, कई बार जगह ज़्यादा बच जाती। तो पहले बेटर है आप पेंसिल से मार्क कर लो कौन सी चीज़ कहाँ जाएगी, फिर सीधा फटाफट से चीटिंग करो। और चीटिंग करके, चीटिंग एज इन एग्जाम में नहीं, क्वेश्चन से चीटिंग करो। पेंसिल से लिखा हुआ, अब आपको सिर्फ पोस्टिंग करनी है उसकी। तो रिपेयर्स ऑफ मशीन प्लांट एंड टूल, ये था हमारे पास 10,000। इन प्लांट एंड टूल 10,000।
ठीक है, ये हो गया। और कहाँ है फैक्ट्री ओवरहेड्स? और ये दिखा। तो फ्यूल गैस एंड वाटर 17,900। फ्यूल गैस एंड वाटर 17,900। और आगे बढ़ते हैं भाई। और फैक्ट्री ओवरहेड्स, ठीक है। मैनेजर सैलरी के अंदर थोड़ा सा हिस्सा है, 2/3 है। तो मैनेजर सैलरी 2/3 ले लेंगे, 18,000 रुपये का। मैनेजर्स सैलरी थर्ड ऑफ 18,000, ये आ जाएगा 12,000 रुपीज़। देन नेक्स्ट देखते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स कहाँ पर है। हमारे क्रश के प्यार जैसा हो गया, दिख ही नहीं रहा है बिल्कुल। लो, फैक्ट्री ओवरहेड्स, ऑफिस एंड एडमिन, और ये लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस 7,200। लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस 7,200। लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस 7,200, ये हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। बस ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड्स आए के दिस इज डन। अब इसका टोटल कर लेते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड्स का जो हमारे पास टोटल आ रहा है, लेट अस सी क्या टोटल आता है। ये टोटल आने के बाद हम लोग क्या लिखते हैं? हम लोग लिखते हैं ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। ग्रॉस वर्ड क्यों लिखते हैं? क्योंकि हम लोगों को इसके अंदर ऐड करना होता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोसेस, और लेस करना होता है हम लोगों को क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोसेस। बट यहाँ पर तो हमारे पास वर्क इन प्रोसेस है ही नहीं। अब सिंस हमारे पास यहाँ पर वर्क इन प्रोसेस नहीं है, तो हम लोग ग्रॉस वर्ड नहीं लिखेंगे। हम लोग सीधा सीधा यहाँ पर लिख देंगे फैक्ट्री या फिर वर्क्स कॉस्ट। सीधा सीधा ये आ जाएगा यहाँ पर। तो टोटल करके लिखते हैं, मैं करता हूँ टोटल, आप भी करो। 7 और 8 15,000, 15,000 और 21,200 प्लस 17,900 प्लस 12,000 प्लस 7,200, 73,300 आ रहा है यहाँ। 73,300। और फैक्ट्री कॉस्ट कितनी आ जाएगी? इसके अंदर हमें ऊपर प्राइम कॉस्ट जोड़नी पड़ेगी। तो प्राइम कॉस्ट थी 10,97,790, प्लस इसके अंदर 73,300 रुपये जोड़ देंगे हम। तो यह आ जाएगा अपने पास 11,71,090 रुपये। 11,71,090 रुपीज़, ये हमारे पास फैक्ट्री या वर्क्स कॉस्ट आ गई हमारे। अब इसके अंदर हम लोगों को क्या जोड़ना है? इसके अंदर हमें जोड़ना है ऐड ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, ये जुड़ जाएगा अब इसके अंदर। तो ये जोड़ते हैं एक एक करके। तो पहला आइटम ऑफिस एंड एडमिन का, लेटेस्ट सी हम लोगों ने कहाँ गया फर्स्ट ईयर। ऑफिस रेंट रेट्स एंड इंश्योरेंस 29,100। तो देते हैं इधर रेंट रेट्स एंड इंश्योरेंस। अमाउंट कितना था एक बार कंफर्म कर लेते हैं। रेंट रेट्स एंड इंश्योरेंस 29,100 रुपये। 29,100। और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अपने पास है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में, ये रहा एक्सपेंसेस ऑफ स्टेशनरी। तो स्टेशनरी एक्सपेंसेस 11,350। स्टेशनरी एक्सपेंस 11,150। और देखते हैं और क्या है अपने पास। ट्रैवलर्स वाला तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस फर्नीचर और डायरेक्टर्स फीस 700 और 8,000। डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस फर्नीचर और डायरेक्टर्स फीस, ये हमारे पास आ जाएगा। डेप्रीसिएशन था 700, और ये हमारे पास डायरेक्टर्स फीस मेरे ख्याल से थी 8,000 रुपये। तो दिस इज़ ऑल्सो डन। और आगे बढ़ते हैं। मैनेजर सैलरी 1/3 जाएगी हमारे पास ऑफिस में, तो मैनेजर सैलरी का 1/3 ले लेते हैं यहाँ पर। और 18,000 रुपये हमारे पास मैनेजर की सैलरी है, इसका 1/3 इज 6,000। तो मैनेजर्स सैलरी 1/3 था 18,000। तो ये 6,000 रुपये हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। और क्या अपने पास ऑफिस एक्सपेंसेस, ये हैं 5,000 रुपये। फिर एयर कंडीशनिंग चार्जेस 4,000 रुपये, तो ये भी लिख लेते हैं। ऑफिस एक्सपेंसेस, एयर कंडीशनिंग
charges. Office expenses are 5,000, एयर कंडीशनिंग इज 4,000, पर नीचे भी हो सकता है शायद 5,000 और 4,000 ना, मैंने कितना लिखा, ठीक है, ठीक लिखा है। और क्या है ऑफिस एंड एडमिन में, आई गेस एवरीथिंग इज़ डन। अब हमारे पास सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन रह गया, तो एक बार यहाँ पर टोटल करके देख लेते हैं, कोई आइटम तो हमने मिस नहीं करी है वैसे, तो टोटल होपफुली इंशाल्लाह सही आना चाहिए। लेट अस सी, 29,100 प्लस 11,350, 700 प्लस 8,000 प्लस 6 5 11 4 15, 64,150, ये हमारे पास टोटल आ रहा है 64,150। और ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड्स जोड़ करके हमारे पास क्या आता है, हमारे पास यहाँ पर आता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा, तो फैक्ट्री कॉस्ट जो आई थी हमारे पास, फैक्ट्री कॉस्ट के अंदर 11,71,090 में हम लोग 64,150 जोड़ देंगे, तो ये आ जाएगा 12,35,240 रुपीज़। ये हमारे पास इसके अंदर जुड़ जाएगा, 12,35,240 रुपये। ये हमारी यहाँ पर क्या आ गई, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब इसके अंदर भी एक और चीज़ करनी होती है। देखो यहाँ तक आते आते ना मेरी प्रोडक्ट के अंदर सारी की सारी ऑलमोस्ट कॉस्ट जा चुकी होती हैं। कौन सी कॉस्ट छोड़कर, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कौन से यूनिट्स पर लगती है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट उन यूनिट्स पे असाइन करी जाती है जो कि बेचे जाते हैं मार्केट में। दोज यूनिट्स विच आर सोल्ड इन द मार्केट, उन्हें एब्जॉर्ब करना होता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को। तो यहाँ पर आकर हमारे पास पिछले पीरियड के, पिछले साल के हमारे पास कुछ फिनिश प्रोडक्ट्स पड़े हुए थे जो कि बिके नहीं थे। सिंस वो बिके नहीं थे हमारे पास, तो वहाँ क्लोजिंग स्टॉक में पड़े हुए थे, उनके ऊपर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं लगाया गया था। उनकी कॉस्ट भी हमने यहाँ तक ऑफिस एंड एडमिन तक ही ले रखी थी सिर्फ और सिर्फ। तो जो पिछले यूनिट्स बचे हुए थे, ओपनिंग स्टॉक होगा फिनिश गुड्स का, तीन तरीके के हमारे पास स्टॉक होते हैं। पहला कौन सा, रॉ मटेरियल, सेकंड कौन सा, वर्क इन प्रोसेस, थर्ड कौन सा, फिनिश्ड गुड्स। तो यहाँ पर जो फिनिश्ड गुड्स का स्टॉक था जो कि बिका नहीं था, वो पड़ा हुआ है पिछले टाइम का, तो वो हमें यहाँ पर जोड़ना पड़ता है। ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और लेस करते हैं हम लोग क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। बच्चे ये डाउट पूछ सकते हैं, सर एंड में क्यों नहीं करते इन्हें। बेटा एंड में इसलिए नहीं करते बिकॉज जो पहले का माल पड़ा हुआ है वो हमने सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं डाला था, वो उससे पहले की कॉस्ट थी, तो उससे पहले की कॉस्ट को हमने वहां से उठाया और इधर हम यहाँ पर पिछले साल से करंट ईयर में लेकर के आ जाते हैं। इस क्वेश्चन में वो नहीं है, हमारे पास ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का नहीं है। यदि वो होता, उसको ऐड या लेस करने के बाद हमारे पास क्या आता, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ऑफ प्रोडक्शन। जैसे मैंने यहाँ लिखा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उधर हम लिखते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ऑफ प्रोडक्शन। ऊपर हमारे पास ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट आता था, उसमें फिर हम ऐड लेस करते थे वर्क इन प्रोसेस, तो हमारे पास नेट फैक्ट्री कॉस्ट आता था। यहाँ पर नाम बदल जाता है, यहाँ पर हम लोग ग्रॉस या नेट वर्ड यूज़ नहीं करते, यहाँ पर वी विल यूज़ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ऑफ प्रोडक्शन। वो है नहीं, तो हम सीधा सीधा यहाँ पर अपने क्या ऐड करेंगे, वी विल डायरेक्टली ऐड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। हम सीधा सीधा यहाँ पर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स को ऐड करेंगे। तो कितना कितना है मेरे पास सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, पहला है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 5100, फिर है कैरेज आउटवर्ड 9150। तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस और कैरेज आउटवर्ड, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस और कैरेज आउटवर्ड। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस था 5100, कैरेज आउटवर्ड्स था हमारे पास 9150। नेक्स्ट हमारे पास सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाता है शोरूम एक्सपेंसेस। शोरूम एक्सपेंसेस है 9,000 रुपीज़। शोरूम एक्सपेंसेस 9,000। उसके बाद वी हैव सेलिंग एंड ये रहा ट्रैवलर सैलरीज एंड कमीशन 9,000। तो ट्रैवलर्स सैलरीज एंड कमीशन 9,000। और देखते हैं हम लोग और क्या है अपने पास सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। आई गेस दैट्स इट, हमारे पास सारी चीज़ें हो गई, हमने सब पे टिक करा हुआ है, कोई ऐसी चीज़ है नहीं जो हमारी रह गई हो। हमने ऑलमोस्ट क्या परफेक्टली सारी चीज़ें लिख दी हैं एक्सेप्ट फॉर सेल्स। तो एक बार सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स का भी हम लोग यहाँ पर टोटल कर ही लेते हैं। तो ये कितना आता है हमारे पास भाई, लेट अस सी, 5100 प्लस 9150 प्लस
18,000 का साथ 32,250 रुपये, 32,250। आपका फॉर्मेट भी काफ़ी बड़ा हो जाएगा, यहाँ पर 2 पेज से ज़्यादा में आया होगा आई गेस ये क्वेश्चन, अगर एग्ज़ाम शीट होती तो। रजिस्टर के पेजेस पे 1.5-2 पेज पे आएगा। तो ये करने के बाद अब हमारे पास फाइनली क्या आएगा यहाँ पर, फाइनली हमारे पास इधर आ जाता है कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो लेट अस सी हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना बन रहा है। ये लास्ट स्टेप था, अब आप सांस ले सकते हो, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स विल बी 12,35,240, जो ऊपर हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था उसमें आप लोग ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन जोड़ दो तो ये आ जाता है 12,67,490 रुपये, 12,67,490 रुपये। अब क्वेश्चन में देखते हैं सेल्स। सेल्स दे रखी है हम लोगों को लास्ट में 13,70,000 की, 13,70,000 रुपये की हमारे पास क्या है यहाँ पर सेल्स है। तो लो भाई, सेल्स ये आ गई 13,70,000 रुपये की, 13,70,000 रुपीज़। फिर अब हमारे पास बैलेंसिंग फिगर बन के आ जाएगा हमारा प्रॉफिट। लेट अस सी हमारा प्रॉफिट कितना है यहाँ पर, 13,70,000 माइनस 12,67,490। प्रॉफिट आ रहा है 102,510, 1,02,510 रुपये, ये हमारे पास प्रॉफिट आ गया। तो ये थी हमारी बेटा कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट हमारी यहीं पर ख़त्म होती है ये वाली।